Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 124. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 124 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 124 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 बेसिकली द यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है और यहाँ जो है मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 124 टॉक अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट और गठन पर चर्चा की गई है। इस आर्टिकल में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन यानी गठन के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ था और कैसा रहना चाहिए, गठन किस तरीके से रहना चाहिए, कितने इसमें जजेस होने चाहिए, मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। आर्टिकल 124 क्लॉज फर्स्ट, There shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें भारत के एक चीफ जस्टिस का गठन होगा, और जब तक पार्लियामेंट कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य जजेस नहीं होंगे। देखिए, इसमें यह कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, और उसमें एक चीफ जस्टिस भी होगा और 7 अन्य जजेस होंगे, और इन 7 जजेस की जो है संख्या तब तक नहीं बढ़ेगी जबकि कानून द्वारा पार्लियामेंट इसे बढ़ाए ना। तो यही इसमें कहा गया है। और ये जो है 7 जजेस ये तब थे जब संविधान की शुरुआत हुई थी। अभी तो जजेस की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस एक ही है। आर्टिकल 124 क्लॉज सेकेंड, Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts in the states as the President may deem necessary for that purpose, and shall hold office until he attains the age of 65 years, provided that in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted. सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स के ऐसे जजेस से कंसल्टेशन के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जिन्हें भी राष्ट्रपति उस पर्पस के लिए नेसेसरी समझे, और 65 ईयर यानी 65 ईयर्स के एज प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे, बशर्ते कि चीफ जस्टिस के अलावा किसी जज के अपॉइंटमेंट के मामले में हमेशा भारत के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन किया जाएगा। देखिए, क्लॉज सेकंड में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस यानी राज्यों के हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और कंसल्टेशन करने के बाद जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, जिन्हें भी राष्ट्रपति उस पर्पस के लिए अगर नेसेसरी समझते हैं जजेस के लिए पद के लिए, तो उनको अपॉइंट करेंगे। और देखिए, जो भी जज अपॉइंट किया जाता है वह 65 ईयर्स के लिए पद पर बने रहेंगे, मतलब 65 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, 65 साल की उम्र तक, जब तक उनकी उम्र यह पूरी नहीं हो जाती। अब वो रेजिग्नेशन वगैरह दे दें, ये तो उनके ऊपर है। और इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली है कि इसमें एक शर्त दी गई है कि देखिए, जो चीफ जस्टिस होता है उसके अलावा किसी भी जज के अपॉइंटमेंट में हमेशा भारत के चीफ जस्टिस, भारत यानी इंडिया के चीफ जस्टिस
से कंसल्ट किया जाएगा कि इस जज को अपॉइंट किया जाए या नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट a judge may by writing under his hand addressed to the president resign his office. b a judge may be removed from his office in the manner provided in clause 4th. आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत फिर से कुछ शर्तें दी गई हैं। एक जज राष्ट्रपति को एड्रेस करते हुए यानी संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। बी किसी जज को क्लॉज 4th में दिए गए तरीके से उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए द एज ऑफ a judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऐसे अथॉरिटी द्वारा और ऐसे तरीके से निर्धारित की जाएगी जो पार्लियामेंट कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। बस इसमें इतना ही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो एज होते हैं, एज कितनी उम्र होनी चाहिए बेसिकली, तो वो एक ऐसे अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, ऐसे तरीके से निर्धारित की जाएगी जो पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित करे, कानून द्वारा पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मतलब कह सकते हैं इसका अधिकार पार्लियामेंट के ही पास है। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 A person shall not be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए यानी नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा यानी क्वालिफाइड नहीं होगा जब तक कि वह भारत का सिटीजन न हो। और बाकी के 3 क्वालिफिकेशन यहाँ आगे बताए गए हैं। ए हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 5 years a judge of a high court or of 2 or more such courts in succession. कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक कोर्ट में लगातार जज रहा होना जरूरी है। यहाँ जब मैंने 2 या 2 से अधिक कोर्ट की बात की, ये वो कोर्ट हैं जो हाई कोर्ट भी हो सकते हैं या हाई कोर्ट के सक्सेशन में जो डिस्ट्रिक्ट सेशन और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं आते हैं वो भी हो सकते हैं। B has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession. कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक कोर्ट्स में लगातार वकील रहा होना जरूरी है। C is in the opinion of the president a distinguished jurist. सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए राष्ट्रपति की राय में व्यक्ति एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब राष्ट्रपति की राय में कोई प्रतिष्ठित न्यायविद कैसे हो सकता है? अब ये कैसे समझे कि वो प्रतिष्ठित न्यायविद है? तो ये राष्ट्रपति की राय में होना चाहिए एक प्रतिष्ठित न्यायविद। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लॉ की डिग्री किया हुआ एक व्यक्ति जो काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ है और लॉ का उसको अच्छा नॉलेज है और वह कॉलेज में किसी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहा है किसी कॉलेज वगैरह में, तो उसको तो अच्छा ज्ञान है। अब ये राष्ट्रपति की राय में अगर राष्ट्रपति को लगे कि हाँ यह एक प्रतिष्ठित न्यायविद है, इसको अच्छा ज्ञान है लॉ का, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो सकता है। ऐसा हो सकता है। यहाँ क्लॉज 3 के तहत 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उन्हें हम यहाँ पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, इन दिस क्लॉज हाई कोर्ट मीन्स अ हाई कोर्ट विच एक्सरसाइजेज और विच at any time before the commencement of this constitution exercise jurisdiction in any part of the territory of India. इस क्लॉज में हाई कोर्ट का अर्थ एक हाई कोर्ट है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या करता हो। देखिए इसमें आसान शब्दों में समझिए। यहाँ पर इस क्लॉज में जो है क्लॉज 3 में हाई कोर्ट शब्द जब यूज़ किया गया वो उस हाई कोर्ट के लिए यूज़ किया गया जो अभी हाई कोर्ट भारत देश में मौजूद हैं और वर्तमान में जो मौजूद है, और साथ ही साथ भारत के संविधान से प्रारंभ से पहले जो हाई कोर्ट थे उन हाई कोर्ट को भी
इंक्लूड किया गया है। कोई हैं, अगर कोई किसी में किसी वकील ने उसमें वकालत वगैरह या कुछ किया है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, या फिर उसमें जज रहा हो तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पुराने हमारे हाई कोर्ट थे, मतलब भारत के संविधान से पहले, प्रारंभ से पहले, तो अगर कोई जज उसमें उस अवधि में कोई कार्य किया हो या फिर उसमें जज रहा हो तो उस अवधि को क्यों इंक्लूड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाने के लिए? तो इसलिए इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए उससे पहले तो कोई नया हाई कोर्ट था नहीं, है ना? नए हाई कोर्ट तो प्रारंभ के संविधान के प्रारंभ के बाद बना। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है उस समय, अभी तो 70 साल से ऊपर हो गए, हमें 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तो संविधान को 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन तब जब संविधान बन रहा था उस समय कैसे जज बनाते सुप्रीम कोर्ट का? तो उसी बेसिस पर बनना बनता कि पुराने जो हाई कोर्ट थे उसमें कितने अवधि तक किसी पर्टिकुलर जज ने जो है हाई कोर्ट में जज की अवधि गुजारी है या वकालत करके वकील की अवधि गुजारी है, तो उसी बेसिस पर उसे जज बनाएंगे ना, तो इसलिए इसे ज़रूरी था पढ़ना। एक्सप्लेनेशन सेकंड, इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बीन एन एडवोकेट, एनी पीरियड ड्यूरिंग which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included। इस क्लाउज के प्रयोजन यानी उपयोग के लिए या पर्पस के लिए उस अवधि की गणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति वकील रहा हो, कोई भी अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने वकील बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कमतर न्यायिक पद धारण नहीं किया हो, उस अवधि को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट्स में वकालत और जो है हाई कोर्ट्स में जज की जो है उपाधि ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब उस टाइम की गिनती में कौन सा टाइम आएगा इसमें वह बताया गया है। बेसिकली वह टाइम जो है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कम तर का न्यायिक पद धारण नहीं किया हुआ है, मतलब उसके बराबर का पद धारण किया हुआ है, तो वह भी काउंट होगा। अगर उससे कम किया हुआ है तब तो नहीं काउंट होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर यानी हाई कोर्ट में वकालत किया है या फिर वह न्यायाधीश रहा है यानी चीफ जस्टिस रहा है, तो वह काउंट किया जाएगा, मतलब उसकी गिनती की जाएगी उस पीरियड की। आर्टिकल 124 क्लॉज 4, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट के हर एक सदन के एड्रेस करने के बाद पारित राष्ट्रपति का ऑर्डर उस सदन के टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी से और उस सदन के उपस्थित और वोटिंग करने वाले कम से कम 2/3 मेंबर्स के मेजॉरिटी से पारित हो, जिसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। बेसिकली क्लॉज 4 में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनको उनके पदों से हटाने की बात की गई है कि किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले क्या करेगा, पार्लियामेंट जो है एड्रेस करेगा, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा एड्रेस करेंगे राष्ट्रपति को कि इनको हटाना है, इन जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो कैसे हटाया जाए। तो बेसिकली एड्रेस करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति जो है पारित करेंगे एक बिल जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा फुल मेजॉरिटी से। ठीक है, फुल मेजॉरिटी से मतलब टोटल मेंबरशिप जितने भी प्रेजेंट रहेंगे के टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी से, और साथ ही साथ
जो मेंबर पर्टिकुलर उस प्रेजेंट टाइम में उपस्थित रहेंगे और जो वोट करेंगे उनके 2/3 मतलब 2/3, अगर मतलब 90 है तो 60 बाय कितना 90 है तो 60 लोग वोटिंग करेंगे यस में, तभी हटेगा। तो 2/3 मेजोरिटी से हटाया जाएगा, पारित किया जाएगा, तभी वह पास होगा कि हाँ हटाना है इन जजेस को। और क्या हो सकता है, मतलब कि किस आधार पर हटाया जा सकता है? मिसबिहेवियर एक जजेस का, और एक इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 5th, Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4th। पार्लियामेंट कानून द्वारा किसी एड्रेस यानी संबोधन के प्रेजेंटेशन और क्लॉज 4th के तहत जज के मिसबिहेवियर या अक्षमता यानी इनकैपेसिटी की जांच और सबूत के लिए प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकती है। अब देखिए, जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब उसने मिसबिहेवियर किया है या नहीं, या फिर वह व्यक्ति इनकैपेबल है या नहीं, तो इस बात की जांच कैसे की जाए? तो उसका भी जो है प्रोसीजर वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उसकी जांच कैसे की जाए, रेगुलेट कैसे की जाए उस बात का। आर्टिकल 124 क्लॉज 6, Every person appointed to be a judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटेड यानी नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय यानी ऑफिस में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपॉइंटेड किसी व्यक्ति के समक्ष थर्ड शेड्यूल में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है, तो कोई भी ऑफिस वो जो धारण करेगा, लीगल ऑफिस, वो तो शपथ वगैरह लेगा, शपथ लेगा, प्रतिज्ञा लेगा। तो वह किसके सामने लेगा? राष्ट्रपति के सामने लेगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति के समक्ष वह शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 7, No person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India। कोई भी व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पद संभाला है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के समक्ष दलील या कार्य नहीं करेगा। इसमें आप आसान शब्दों में समझिए, कोई व्यक्ति जो चीफ जस्टिस का पद संभाले हुए है और कार्य कर रहा हो, तो बेसिकली वह व्यक्ति जो है भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी के समक्ष जो है अपना दलील नहीं देगा, कोई कार्य नहीं करेगा। उसका बस एक ही कार्य है कि चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करना। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.